नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे उमर खालिद जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्यों लगाई फटकार। क्या न्याय की धीमी चाल पर कोर्ट ने पहली बार जताई सख्त चिंता। नकली यमुना नकली शो, क्या बीबीसी और यूट्यूबर्स ने खोली बीजेपी के चुनावी स्टंट की पोल। पीएम मोदी का नकली यमुना में आकर छठ पूजा करने का कार्यक्रम लास्ट मोमेंट पर क्यों हुआ कैंसिल। उससे अगली खबर में हम जानेंगे किंग मेकर या डबल वोटर। प्रशांत किशोर का नाम बिहार और बंगाल की वोटर लिस्ट में क्यों। क्या दीदी के दफ्तर का पता रखने वाले पीके अब चुनावी धोखाधड़ी के जाल में फंस गए। और क्या ये फर्जीवाड़ा बिहार चुनाव से पहले जनसुराज की नैया डुबाएगा। उससे अगली खबर में हम जानेंगे एसआईआर की शुरुआत असम किनारे क्यों। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में एसआईआर योजना शुरू की, पर चुनावी राज्य असम को क्यों छोड़ दिया गया। क्या ये सियासी भेदभाव या कोई बड़ी चुनावी रणनीति। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया केंद्र को झटका। पश्चिम बंगाल में फिर शुरू होगी मनरेगा स्कीम। अब बात सबसे पहले उमर खालिद से जुड़ी खबर की। अदालत के गलियारों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न्याय की धीमी चाल पर एक कड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर। ये वो नाम हैं जो 5 साल से ज्यादा जेल में हैं और उन पर यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीधे सीधे फटकार लगा डाली। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया की पीठ ने पुलिस को लताड़ते हुए कहा कि जमानत के मामलों में काउंटर आर्ग्यूमेंट या जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता और उन्हें पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए हम आपको 2 हफ्ते का समय नहीं देंगे। देखिए, क्या आप कर सकते हैं, ये सिर्फ जमानत पर विचार करने की बात है। और देखिए, 5 साल तो पूरे हो ही गए हैं। ये बयान इशारा करता है कि जब अभियुक्त 5 साल जेल में बिता चुका है तो न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याद रखिए, इन कार्यकर्ताओं पर विवादास्पद एफआईआर संख्या 59/2020 के तहत मामला दर्ज है, जिसकी जांच में दिल्ली पुलिस की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। फिलहाल सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टल गई है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है और अब देर नहीं होनी चाहिए। 5 साल जेल में बिताने के बाद अब न्याय को इंसाफ की पटरी पर लौटना ही होगा। वहीं अब अगली खबर में हम बात करेंगे उस चुनावी ड्रामे की जो शुरू होने से पहले ही सुपर फ्लॉप हो गया। बिहार चुनाव सिर पर है और दिल्ली में बीजेपी ने एक भव्य चुनावी शो की तैयारी की। कहा गया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी यमुना घाट पर छठ पूजा करेंगे, लेकिन ये शो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि भक्तों, बीजेपी की पूरी तैयारी नकली निकली। मालूम होता है कि बीजेपी का यमुना में डुबकी लगाकर बिहार में वोट बटोरने का प्लान था, लेकिन तभी आप नेता सौरभ भारद्वाज और कुछ स्वतंत्र यूट्यूबर्स ने एक एक करके इस पूरे ड्रामे की पोल खोल डाली। पता चला कि असली यमुना का पानी तो स्नान के लायक भी नहीं है। प्रदूषण, अमोनिया और गंदगी का स्तर काफी ज्यादा हाई है। तो बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर पानी लाकर नकली यमुना बना डाली। हमारे कुछ नामी एंकर नकली यमुना में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ घुसकर कैमरे पर कसम खा रहे थे कि यमुना साफ हो गई है। नोट में चिपके खबर देने वाले एंकर भी नकली पानी को गंगा जल बता रहे थे। गोदी मीडिया यहाँ पूरी तरह बेनकाब हो गया। लेकिन शुक्रिया कहिए बीबीसी और उन स्वतंत्र यूट्यूबर्स का जिन्होंने सोनिया विहार से आ रही गंगा जल की पाइपलाइन का वीडियो लीक कर डाला। जैसे ही ये धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर उजागर हुई, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लास्ट मोमेंट पर रद्द कर दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि नकली पार्टी का नकली घाट। प्रधानमंत्री को डर था कि नकली घाट पर पूजा करने गया तो बिहार में खाट खड़ी हो जाएगी। तभी तो पीएम मोदी ने मंगलवार को सिर्फ सामान्य ट्वीट कर बधाई दी, बिना किसी फोटो, बिना किसी वीडियो के। सवाल यह है कि पूर्वांचलियों की भावनाओं से ये कैसा खिलवाड़ है। एक तरफ नकली यमुना बनाई जाती है ताकि प्रधानमंत्री को छींक ना आ जाए, और दूसरी तरफ गरीब पूर्वांचलियों के बच्चे आज भी यमुना का प्रदूषित पानी
पीने को मजबूर हैं। ये दिखावा था। ये पूरी तरह बिहार चुनाव को भुनाने की कोशिश नजर आती है, जिसे जनता की आवाज और वैकल्पिक मीडिया ने मिलकर रोक डाला। वहीं बिहार में वोटिंग से पहले क्यों फंसते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। इस चुनावी मौसम में एक तरफ जहां बड़े बड़े नेता अपने विरोधियों पर घुसपैठी होने का इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने निकले प्रशांत किशोर खुद एक छोटे से कानूनी घेरे में फंस गए हैं। प्रशांत किशोर जो पिछले कुछ सालों से पूरे देश को बता रहे थे कि चुनाव कैसे जीता जाता है, उन्हें शायद ये नहीं पता था कि भारत का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 क्या कहती है, और वो धारा बहुत साफ है, एक आदमी एक वोट एक जगह। लेकिन हमारे पीके बाबू दो नाव की सवारी कर रहे थे। इनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है, जो उनका पैतृक गांव है। यहां तक कि यह भी ठीक था, लेकिन हड़कंप तब मच गया जब पता चला कि इनका नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी है। और पता कहां का है? 121 कालीघाट रोड। सबसे बड़ी बात, 121 कालीघाट रोड ये कोई मामूली पता नहीं है। यहाँ तो टीएमसी का कार्यालय है। यानी पीके बाबू जब 2021 में ममता दीदी के लिए खेला होवे की रणनीति बना रहे थे, तो वो टीएमसी ऑफिस को अपना स्थायी निवास मानकर बैठ गए थे। यानी जब बंगाल में थे तो दीदी के घर के बगल में रहते थे, और जब बिहार आए तो अचानक मिट्टी की पुकार याद आ गई। सवाल यह है कि पीके साहब, क्या आप उस दौरान बंगाल के वोटर थे या टीएमसी के दफ्तर के परमानेंट किराएदार? इस मामले पर सीपीएम ने पहले भी आपत्ति जताई थी, लेकिन अब चुनाव सिर पर है तो ये मुद्दा बम बनकर फूट गया है। जनसुराज के नेता कह रहे हैं, अरे नहीं, बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने वोटर आईडी रद्द करने का आवेदन दे दिया था। सवाल है कि आवेदन दे दिया था तो उसकी रसीद कहां है? और क्या भारत का चुनाव आयोग इतना सुस्त है कि 5 साल तक एक वोटर आईडी कार्ड रद्द नहीं कर पाया? या ये मान ले कि पीके साहब को शायद दोनों जगह मतदान करने का फायदा उठाने की इच्छा थी। एक चुनावी रणनीतिकार जो देश की सबसे बड़ी पार्टियों को चुनाव जिताने का रास्ता बताता है, वो खुद टूटा हुआ नियम बनकर सबके सामने खड़ा है। अब पीके साहब को साबित करना पड़ेगा कि वो नियम तोड़ने वाले नहीं है। बहरहाल अब देखा जाएगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। अब वहीं अगली खबर में जानेंगे एसआईआर की शुरुआत में असम किनारे क्यों लगाया गया। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा, 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। वहीं नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे। वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को भी सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहां ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। तो अब बहरहाल असम को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर ये चीज क्यों नहीं हो रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर, इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के नेता पवन खेड़ा वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया, और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। एसआईआर जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तलब किया चुनाव आयोग को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें, उन्हीं दिशा निर्देशों पर चलें, तब तो हमें बात समझ में आती है। अन्यथा चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। राहुल गांधी के सर जो जननायक है उसको लेकर अब कंट्रोवर्सी हो रही है। अब वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, जरा सुनिए। देखिए, एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना, चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, ये देखना, ये सभी कुछ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व भी है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है, और हम तो स्वागत करते हैं। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर, ये एसआईआर नहीं, बचाओ परिवार और संविधान पर वार, ये करने लगते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली, जो जमात एसआईआर का विरोध इन 12 राज्यों में कर रही है, वही इंडी अलायंस की मंडली महाराष्ट्र में कह रही है कि वहां पर लोकल निकाय से पहले, लोकल चुनाव से पहले जल्द से जल्द एसआईआर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार
और 12 राज्यों में गुनहगार। मतलब कितनी हिपोक्रेसी है इनकी। और बिहार में भी इन्होंने एसआईआर के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जो 47 लाख नाम डिलीट किए गए एसआईआर के माध्यम से, उसके खिलाफ 470 एफिडेविट भी नहीं दे पाए। उल्टा जो एक एफिडेविट दिया था वो भी झूठा निकला। इनके 80,000 बीएलए ने मिलकर एक अपील दायर नहीं की। तो इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल 3D पॉलिसी अपनानी है, डी से डिस्टॉर्ट करना है। सुरेंद्र राजपूत, उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। ज्ञानेश गुप्ता जी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है बिहार में। बिल्कुल जवाब कोई नहीं दिया कि भाई गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कैसे हो गए वोटर लिस्ट में। हमारे जिंदा नल नील कोल भील पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कैसे उस लिस्ट में मर गए थे, हटा दिए गए थे। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा, और एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक है तो आप करिए। और एक सवाल और भी है कि 12 राज्य कह रहे हैं पोल बाउंड स्टेट में आप एसआईआर कर रहे हैं, क्या असम में चुनाव नहीं होगा? क्या असम को क्यों आपने इससे हटाया है? इस पे भी प्रश्न उठते हैं। सच बात यह है कि आज की डेट में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंडेड चुनावी मशीन के रूप में तो नहीं काम कर रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना आचरण कर रहा है वो पारदर्शी नहीं है, संवैधानिक नहीं दिखता, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खाई है और कहीं ना कहीं तमाचा भी खाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया केंद्र को झटका? क्या पश्चिम बंगाल में फिर शुरू होने जा रही मनरेगा स्कीम? 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक दहाड़ से दिल्ली की सत्ता के अहंकार को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल के लाखों ग्रामीण मजदूरों को उनका 3 साल से रुका हुआ हक वापस दिला दिया है। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को मनरेगा स्कीम का फंड ये आरोप लगाकर रोक दिया था कि ये योजना में भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन ये कदम केवल सजा देने वाली राजनीति के रूप में देखा गया, जहां बीजेपी ने बंगाल के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने की सजा दी। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर भी केंद्र नहीं झुका और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मनरेगा को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक न्याय बताया और अभिषेक बनर्जी ने इसे भाजपा की करारी हार बताया। बहरहाल ये फैसला उन लोगों के लिए बेहद जरूरी संदेश है जो लोकतंत्र को अपने तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, जो मानते हैं कि मजदूरों की वाजिब मजदूरी को रोककर या दुष्प्रचार करके बंगाल को धमकाया जा सकता था या इस स्कीम को रोका जा सकता था। बहरहाल अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे? ये थी देश विदेश की खबरें। अब आगे की खबरों के लिए कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी, और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, धन्यवाद।